सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज के सीरीज में हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ जी, हमारा प्रोटैगनिस्ट ज़ूकिंग, जिसकी स्टोरी क्या कमाल की चल रही है और लास्ट वीडियो में तुम्हें कितना ज्यादा मजा आया, इसके बारे में मुझे आज की कमेंट में जरूर बताना। अब गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम में से जो नए व्यूवर्स है, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पहली बार वीडियो पे आए हैं, तो भाई पहले जाके प्रीवियस के जो पार्ट्स है उन्हें देख लो। और सीरीज बहुत कमाल की और बहुत अलग भी है, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, तभी तुम्हें आज के ये और जो आने वाले जो पार्ट्स है ना ब्रेकडाउन वीडियोस के, वो सारी समझ में आएंगे। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले गाइस, अब तक की कहानी में हुआ क्या है इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि तुम्हें आगे समझने में थोड़ी आसानी हो। सो गाइस, अब तक की कहानी में हुआ ये कि कैप्टन ज़ूकिंग और यहाँ पे ब्रदर जांग सान तीनों यहाँ पे निकल पड़ते हैं मेयरफुल रेस के अंदर होने वाला ये जो कंपटीशन था, ग्रैंड कंपटीशन। और यहाँ पर भाई क्या बैंड बजाते ये लोग। साथ ही यहाँ पे हमारे प्रोटैगनिस्ट को लाइफ लैम्प भी मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे जूलिंग शेल को हंट करने के लिए कैप्टन भी हर हद पार कर देते हैं। इवन की इनकी बॉडी का आधा हिस्सा भी वो खो चुके थे, लेकिन फिर भी एट द एंड उसे हासिल कर ही लेते हैं। और फाइनली हमें यहाँ पे जो पीक मास्टर है, इनकी ट्रू पावर का थोड़ा सा झलक तो देखने को मिल चुका था। और यहाँ पे जो सीकॉप सेक्ट और जो मरफुल्क क्लैन है ना, इनकी क्या बैंड बजा देते हैं वो। साथ ही यहाँ पे जो एंड में हमें लिंगर नाम की लेडी दिखाई जाती है, वो असल में उसी ओल्ड मैन का वही व्हाइट स्नेक पाइथन है, जो कि यहाँ पे ज़ूकिंग को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इसी के चलते वो उसकी हेल्प करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन पिल है उसको लेकर ह्यूमनाइड फॉर्म में आकर उस कंपटीशन में चली गई थी। भाई बहुत मजा आने वाला है आगे की स्टोरी में, और एनिमेशन में तुम्हें हर एक चीज डिटेल में दिखने वाली है। और कहानी इतनी ज्यादा डीप और डिटेलिंग होने वाली है ना गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर है ना, वो खुद ऐसे मतलब अपनी निगरानी में देख रहा है। यहाँ तक कि जब रेनेगेड इमोर्टल हो रही थी ना, तब उसने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये जो सीरीज है इसमें वो हर एक चीज को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चीजें हो रही है। तो समझ रहे हो, इसीलिए तुम्हें वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग भी देखने को मिल रही है, बिकॉज मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तुम भी सोच रहे हो कि कितना बोलती है यार, तुम्हारे लिए कर रही हूँ मैं, ठीक है, मुझे भी इतना बोलने का कोई शौक नहीं है। मैं चाहती तो फटाक से वीडियो शुरू कर सकती थी, जोक्स अपार्ट। चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम धर्मा बोर्ड को देख पाते हैं, जैसे कि ब्रदर जांग सान के पास ज़ूकिंग लेके आ चुका था, क्योंकि यार उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी। और जांग सान, जिसकी ये ड्रीम बोर्ड थी, और उसकी ये हालत देखकर वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, हम ग्रैंड कंपटीशन में मिले थे है ना। जिस पे ज़ूकिंग हाँ में जवाब देता है। तभी जांग सान कहता है कि हम टेंपल में बचाने के लिए गए थे कैप्टन को साथ में, है ना। जिस पे वो हाँ में जवाब देता है। जांग सान कहने लगता है कि फिर अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो फिर हम सही सलामत वापस भी आए थे साथ में, है ना। जिस पे वो हाँ में जवाब देता है। तो यहाँ पे जांग सान की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि अगर मेरी याददाश्त ठीक है और मुझे लगता है कि मुझे भूलने की कोई बीमारी है नहीं है, तो मुझे ये बताओ इस पूरे ट्रिप के दौरान आखिर इस बोर्ड की ये हालत हुई कैसे, क्योंकि तुम मेरी नजरों से बस एक पल के लिए गायब हुए थे। एक पल में ये सब कुछ कैसे हो सकता है। ये कहते हुए बेचारा भाई फूट फूट के रोने लगता है और कहने लगता है कि यार मेरी ड्रीम बोर्ड तूने क्या हाल कर दिया इसका। ये मत कहना कि तुम भी इसकी तरह पागल हो चुके हो, जैसा वो क्रेजी है तुमने भी ऐसे क्रेजी थिंग्स की होगी, ये मत कहना। तभी यहाँ पे कैप्टन भी व्हील चेयर के ऊपर आ जाता है और सब कुछ तोड़ते फोड़ते हुए कहने लगता है कि अरे जो हो गया सो हो गया। वैसे भी तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा प्रीवियस बॉस कितना बड़ा माहिर खिलाड़ी है, हाँ, इतनी आसानी से मरने नहीं वाला। और हाँ, जो तुमने मेरे लिए कॉफिन बाई किया था ना, मैंने उसको भी तोड़ दिया है। तभी यहाँ पे कैप्टन की ये हालत देखकर ज़ूकिंग उसे हैरानी के साथ देखता है। अब ज़ूकिंग जांग सान से कहता है कि क्या आप इसे फिक्स नहीं कर सकते। जिस वो कहता है कि हाँ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू करने दो, और अगर मैं ब्रेक थ्रू हो गया, कामयाब हो गया, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये पहले से और ज्यादा बेटर हो सकती है। इस दौरान जो कैप्टन था वो बिल्कुल अलग ही चीज कर रहा था। यहाँ पे लिटरली वो अपनी जो व्हील चेयर है ना, उसे किसी अम्यूजमेंट पार्क की जो राइड होती है ना, उसकी तरह यूज कर रहा था, किसी छोटे बच्चे की तरह इसके साथ खेल रहा था। अब ज़ूकिंग समझ चुका है कि सिर्फ जांग सान ही है जो कि इसे और ज्यादा बेटर बना सकते हैं, तो वो अपनी बोर्ड को उसके साथ छोड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है। जो देखकर कैप्टन कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ब्रेक थ्रू की तैयारी में हो, और यहाँ पर कोई भी अच्छी जगह नहीं है ब्रेक थ्रू करने के लिए, तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह बताऊं। जिस पे ज़ूकिंग कहता है कि नहीं, मैं बस काम से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे कैप्टन ज़ूकिंग के झूठ को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि वाइस कैप्टन ज़ू, एक बात अच्छे से जान लो, नेक्स्ट टाइम जब तुम झूठ बोलो ना, तो सामने वाले की आंखों में देख कर बोलो, ताकि थोड़ा सच लगे यार, थोड़ा रियल लगे। और हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए भी बुला रहा हूँ क्योंकि तुम्हें याद दिलाना कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मुझे 10,000 स्पिरिट स्टोन्स देने हैं। ये सुनकर ज़ूकिंग उस व्हील चेयर का मैकेनिज्म बिगाड़ देता है, जिसके चलते कैप्टन की बहुत सही बैंड बच जाती है। और जाते हुए ज़ूकिंग कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से रिकवर कर जाएं। यार बेचारे के अभी अभी वापस आए हुए पैर वापस से टूट जाते हैं। वही दूसरी तरफ जांग सान, जो कि अपने धर्मा बोर्ड को लेकर रो रहा था, तब तक ज़ूकिंग यहाँ से निकल जाता है। उसे पता है कि उसे जल्द से जल्द फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे ब्रेक थ्रू करना ही होगा, लेकिन इसके लिए उसे तिलिस्मान पिल्स, मैजिक ट्रेजर्स, इवन की डिफेंसिव फॉर्मेशन, काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पे ज़ूकिंग निकल पड़ता है एक क्यानकन कंपास को बाई करने के लिए, जिसके लिए उसे 50 स्पिरिट स्टोन्स देने थे। अब यहाँ पे वो काफी सारी चीजें बाई करता है, लेकिन पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वो यहाँ पे सी लिजर्ड स्किन्स को भी बेचने के लिए पहुंच चुका था। तब तक यहाँ पे जो जाओ किंग पेंग है, जिसने की ज़ूकिंग की एक बार मदद की थी यहाँ से बाहर निकलने में, उसको हम देख पाते हैं, जो कि यहाँ पे बार्गेनिंग कर रहा था, और वो भी ज़ूकिंग को देखते साथ ही पहचान लेता है। यहाँ पे ये दोनों खाने पे बैठते हैं, लेकिन उसके कपड़े देखकर ज़ूकिंग समझ आता है कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा रईस दिखता था, लेकिन अब बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ज़ूकिंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसमें वो थोड़ा अटकते हुए फिर
कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, असल में मैं सीनियर ब्रदर दिंग शाओहेई से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उसने मुझे प्रॉमिस भी किया कि कोर डिसाइपल बनने के बाद वो मेरी भी मदद करेगा। यहाँ पे तभी उससे पता चलता है कि असल में वो अपने कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से बनाना चाहता है, इसलिए वो उन पे पैसे खर्च करता है और इसी के चलते उसके पास कमी है। लेकिन फिर भी वो ज़ू किंग से एक पैसा नहीं लेता। और जो किंग पेंग है ना, वो यही कहता है कि एक बार मैं कुछ बड़ा बन जाऊँ ना, तो मैं जी मई और जो शाओ हु है उनकी भी मदद करूंगा। अब ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। इस दौरान ज़ू किंग जो यहाँ से दूर जा रहा था उसे कुछ फील होता है और तभी यहाँ पे वुल्फ इसका पीछा कर रहा था। ज़ू किंग इसे पकड़ते साथ ही कोने में ले जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे असल में ज़ू किंग को शुक्रिया अदा करने के लिए आया था, क्योंकि उसकी वजह से उसके पास भी धर्मा बोर्ड के लिए पैसे आ चुके थे। लेकिन ज़ू किंग ये सारी चीजें लेने से मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। तो वुल्फ इसका पीछा कर रहा था। तभी ज़ू किंग उससे कहने लगता है कि देखो मुझे पसंद नहीं कोई मेरा पीछा करे, तो चुपचाप यहीं रहो। अब यहाँ पे ज़ू किंग निकल पड़ता है यहाँ से काफी दूर दराज के इलाके में, जहाँ पर वो छिप कर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे ब्रेक थ्रू कर पाए। इस दौरान पैट्रियार्क और जो शैडो था ना, दोनों फाइट कर रहे थे कि यार तुझे बेड तक बनाना नहीं आता, हमारे मास्टर के जमीन पे सोएंगे। अब यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी और ये लोग बार बार भेस बदलकर सिटी के अंदर जा रहे थे, जहाँ पे पैट्रियार्क ज़ू किंग का दादा बना था और ज़ू किंग यहाँ पर उसका पोता, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब और लाचार दिख रहे थे, पैसा देकर सिटी के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पे ज़ू किंग हर एक जगह पर जाता है क्योंकि वो अभी भी अपनी करंट की जगह से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसे ब्रेक थ्रू के लिए प्रॉपर जगह चाहिए थी और ऐसे ही काफी जगह पर छानबीन करने के बाद ज़ू किंग को अपने कंपास के जरिए से एक सूटेबल जगह मिल जाती है, जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी ना तो ज्यादा डेंस थी ना तो ज्यादा थिन थी, और ये था एक एंशिएंट टॉम। यहाँ पे पैट्रियार्क चल चल के बहुत ज्यादा थक चुका था और यहाँ फाइनली ये लोग इस नेमलेस एंशिएंट टॉम्स के पास पहुंच जाते हैं, जो कि साउथ फिनिक्स कॉन्टिनेंट के पास मौजूद है। अब यहाँ जो शैडो था और जो पैट्रियार्क था ना, दोनों के बीच में होड़ लगी थी कि कौन ज़ू किंग के लिए ज्यादा उसकी नजरों में बेहतर बन सके। तो वो दोनों गड्ढा खोदने लगते हैं ताकि उसके लिए एक केव बना सके। लेकिन खोदते खोदते ये लोग गलती से एंशिएंट टॉम का जो अंडरग्राउंड पैलेस है इसको डिस्कवर कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा पुराना लग रहा था। अबे आते साथ ही जो यहाँ की एलियन टेंट और जो स्पिरिचुअल एनर्जी था ना, ये उसे काफी कम फील होती है, काफी कमजोर थी। इस दौरान ज़ू किंग यहाँ पर अपने पास से वही ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसके अंदर सबसे पहले वो स्वॉर्ड स्पिरिट यानी कि पैट्रियार्क को उसके अंदर डालता है, जिसके बाद शैडो से कहता है कि तुम्हें भी डालना पड़ेगा या तुम खुद आओगे। जिस पे शैडो इशारा करते हुए कहता है कि नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अब तभी शैडो भी चुपचाप उस ट्रेजर के अंदर जाकर सो जाता है और ज़ू किंग मन में कहता है कि अगर मेरी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कुछ भी ऐसा वैसा होता है ना, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो मैं तुम दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे उसे स्पिरिट बीनीथ लैम्प को भी प्रोटेक्ट करना था, इसके लिए ज़ू किंग वापस से तैयारियां करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो डिफेंस मैनिफेस्टेशन जितने फॉर्मेशन से उन्हें एक्टिवेट करते हुए अब अपने पास से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाली पिल्स को बाहर निकालता है। साथ ही यहाँ पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन फ्लैग्स को भी वो सेट कर देता है ताकि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। इस दौरान स्पिरिट बीनीथ लैम्प जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सेफ गार्ड है, उसको भी वो बाहर निकाल चुका था। ज़ू किंग यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ चुका था और सबसे पहले वो अपने स्पिरिट सी को इसके लिमिट्स तक पुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 3 स्टेज होते हैं और पहले उसे स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी के हर एक कोने में पहुंचाना होगा और वो यही कर रहा था। और ऐसे करते करते जो धर्मा एप्रेशर्स है उसे उन्हें सेंस भी करना था। ज़ू किंग के हर एक कोने कोने में स्पिरिचुअल एनर्जी पहुंच चुकी थी और तभी वो उसे सेंस भी कर लेता है। और नॉर्मली जो डिसाइपल्स होते हैं ना, वो ये जो धर्मा एप्रेशर्स हैं इनको सिर्फ 91 तक ही कर पाते हैं और ये काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। लेकिन ज़ू किंग के पास काफी सारे पिल्स थे, तो वो लगातार इन्हें कंज्यूम करते हुए अपने सी स्पिरिचुअल के अंदर वो हर एक जगह को फोकस करना शुरू कर देता है। ऐसे करते करते वो 93 को भी क्रॉस कर चुका था। इसके बाद जो एप्रेशर्स थे वो बढ़ते बढ़ते 110 तक पहुंच चुके थे और ज़ू किंग समझ चुका था कि वो बहुत आगे तक बढ़ सकता है। इवन कि उसकी जो स्पिरिचुअल सी का लेवल है 500 सैंग से भी ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे उसके जो धर्मा एप्रेशर्स थे वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि आसपास के क्रिएचर्स भी इसे सेंस कर लेते हैं और वो लोग भी एक्टिवेट होते हुए इसी और आने लगते हैं। ज़ू किंग समझ चुका था कि इसे जल्दी करना होगा। वो चलते चलते 112 113 तक पहुंच चुका था। लेकिन इस दौरान ये सारे क्रिएचर्स जो कि फॉर्मेशन को भी तोड़कर अंदर आ चुके थे, वो ज़ू किंग को ना चारों ओर से घेर लेते हैं। यहाँ पे ज़ू किंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के ट्राइब्यूशन के करीब पहुंच चुका था। उसकी बॉडी ऐसा लग रहा था बिल्कुल पत्थर की बन चुकी थी और धीरे धीरे उस पर क्रैक्स भी पड़ रहे थे। इवन कि यहाँ पे वो जो लैम्प था वो भी बुझ के नीचे गिर जाता है और ज़ू किंग को चारों ओर से ये एंटिटीज घेर कर उसे मार देना चाहती थी। और ज़ू किंग यहाँ पे अपने कॉन्शियसनेस के अंदर वो खुद को एक बच्चे के अंदर पाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स सही सलामत थे, उसका बड़ा भाई भी मौजूद था और उन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंसू गिरते हैं ना, जब उसकी माँ ये कहती है कि ज़ू किंग तुम तो इतने अरसे से सोते आ रहे हो, हाँ फाइनली तुम जाग गए। अभी फाइनली ज़ू किंग 120 यानी कि 120 अपर्चर्स तक पहुंच जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई कर लेता है। इसी के साथ फाइनली ज़ू किंग की बॉडी वापस से बनने लगती है कि ह्यूज सी रोशनी निकलती है और चारों तरफ सारी की सारी एंटिटीज बिखर के मारे जाते हैं और ज़ू किंग अपनी आंखें खोलता है। और साथ ही जो यहाँ पे ब्लैक अम्ब्रेला लाइफ लैम्प था ना, वही लाइफ लैम्प वो वापस से जहाँ पे ज़ू किंग की जो थर्मल प्रेशर्स है वो उसके लिमिट तक पहुंच चुकी है और अब सेकंड स्टेज पे उसे जाना था, यानी कि उसे सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर कंडेंस करना था, जिसके जरिए से वो ब्रेक थ्रू कर पाए। और यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही होता है, धीरे धीरे करके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की पावर को वो गैदर कर रहा था। अब यहाँ पे ज़ू किंग के स्पिरिचुअल सी के अंदर तो बहुत सारा उछाल आ जाता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पास उसकी फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल भी मौजूद है, जो
कि सेकंड स्पिरिचुअल सी के इक्वल है और जूकिंग जानता है कि इसका भी वो यूज कर सकता है। यानी कि गाइस इसका बोल्ड डिसीजन देखो, वो डिसाइड करता है कि वो एक सेकंड थर्मा अपर्चर्स को ओपन करेगा और वो यहाँ पर अपनी सेकंड स्पिरिचुअल सी को ओपन करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो उसे ओपन करता है, जूकिंग डायरेक्टली थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसमें उसे अपने रीशेप करना होगा मेरिडियंस को, और इस काम में उसे अपनी धर्मा बॉडी को फॉर्ज करना था, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है। इस दौरान पैट्रियार्क भी जब ये देखता है ना, तो उसके भी होश उड़ चुके थे, लेकिन एट द एंड वो पूरी शिद्दत के साथ फाइनली कामयाब हो जाता है अपनी धर्मा बॉडी को फॉर्ज करने में, और जिसके चलते एट द एंड वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियलम में कदम रख लेता है। और इस वक्त वो अपर्चर रशिंग स्टेज पे था। यहाँ पे जूकिंग जैसे ही लैंड करता है ना जमीन पे, उसे देखते साथ ही पैट्रियार्क खुद भी हैरान था। वो कहने लगता है कि यार क्या लड़का है ये। अब ब्रेक थ्रू करने के बाद जूकिंग सबसे पहली चीज जानता है कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के जो कल्टीवेटर्स है ये उड़ सकते हैं। यहाँ पे तभी जूकिंग सीधा इस केव से बाहर निकलकर अपने सिटी की ओर वापस आने लगता है। इस दौरान उसने आसपास काफी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए से एक बैरियर को भी बना लिया था, और जब वो उड़ता है ना तो फील कर पाता है कि तो ये है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियलम की ताकत। वही दूसरी तरफ हम जाओ जोंगहेंग को देख पाते हैं, जो कि 7th पीक का कोर डिसाइपल बन चुका है और की कंडेंसेशन के लेवल 8 पे था। और यहाँ पर बेसिकली वो फ्लेक्स कर रहा था और सभी से कहने लगता है कि जरा देखो मैं कितनी बड़ी बड़ी फिश को समन कर सकता हूँ। इवन कि वो अपने फोर्बिडन सी ड्रैगन व्हेल को भी जैसे ही समन करता है तो सबके सब ना उसकी तारीफें करने लगते हैं। तभी पास से जूकिंग भी गुजर रहा था, तो वो उसके सामने भी फ्लेक्स मारते हुए कहने लगता है कि तुमने देखा ना अभी अभी मेरा जो सी ड्रैगन व्हेल था, बताओ उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जूकिंग कुछ नहीं कहता और वो सीधा माउंटेन की ओर बढ़ने लगता है, जो देखकर ना वो उसे रोकता है और कहने लगता है कि क्या कर रहे हो यार, उस तरफ तो सिर्फ कोर डिसाइपल्स जा सकते हैं, तुम्हें पता नहीं ये माउंटेन का रास्ता है, तुम नहीं जा सकते। जूकिंग उसकी तरफ एक डेयरिंग लुक देता है, जिसके चलते वो डर के मारे उसका रास्ता छोड़ देता है और कहने लगता है कि मुझे क्या, तुम जाओ, तुम कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लोग ही उसके ऊपर कदम रख सकते हैं। हाँ, अगर तुम कोर डिसाइपल होते तो बात अलग थी, तुम की कंडेंसेशन के साथ भी जा सकते थे। अब यहाँ पे जूकिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ जाओ जाओ, तुम बस खुद को यहाँ पे सबके सामने जलील करोगे। अब यहाँ सामने तभी हम उन्हीं स्टेयर्स को देख पाते हैं जिन्हें की एक्सेशन स्टेयर्स कहा जाता है। जूकिंग जैसे ही कदम रखता है, एक रे ऑफ लाइट हिट होती है और ये एनर्जी सीधा जाकर ऊपर माउंटेन टॉप में मौजूद बेल को हिट करती है, जिसके चलते काफी तेज साउंड यहाँ पर रिलीज होती है और सभी लोग इसे सुनकर हैरान रह जाते हैं, कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाते हैं। सबके सब समझ चुके थे कि ये बेल सिर्फ तभी बजता है जब कोई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पे ब्रेक थ्रू कर ले, और तभी यहाँ सभी को यकीन हो जाता है कि ये तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पे है। यहाँ पे जूकिंग धीरे धीरे करके स्टेयर्स को चढ़ते हुए सीधा एक्सेशन स्टेयर्स के बिल्कुल टॉप पे जाने लगता है। और इस दौरान सभी को उसकी खबर लग चुकी थी कि यहाँ पर एक और नया फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर आ चुका है, लेकिन फैट गाय को तो ऑलरेडी पता था कि अगर कोई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे ब्रेक थ्रू करेगा ना इतने सारे आउटर डिसाइपल्स में से, तो वो और कोई नहीं, मेरा जिगरी दोस्त यानी कि जूकिंग होगा, और वो पहले ही समझ आता है कि ये वही है। यहाँ पे थर्ड हाइनेस से लेकर कैप्टन जांग सान सभी को ये आवाज सुनाई देती है, और तभी हम यहाँ पे लिंगर को भी देख पाते हैं, और जो कि इस आवाज को सुनकर उस ओर देखती है, जिस पे ओल्ड मैन कहता है कि ये मत सोचना कि ये वही लड़का होगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने के दौरान ही मारा जा चुका होगा, समझी। यहाँ पे जूलू जी में सभी को ये आवाज सुनाई देती है, इवन की जाओ किंगपेंग जो कि यहाँ पे लूट मार करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना था, और वो यहाँ पर दिंग शाओही के जो रिटेनर है उनके साथ मिलकर कुछ लोगों को निपटाने के लिए आया था। इवन की यहाँ पे हम शाओही को भी देखते हैं जो कि पैसों के लिए किस हद तक गिर चुकी है, मैं तुम्हें बता तक नहीं सकती, तो इसे साइड में रखते हैं, ये बिल्कुल ट्रैश है। यहाँ पे जूकिंग जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, उसे अपने पुराने दोस्त याद आते हैं, इवन की मिस्टर ले भी उसे याद आते हैं जो कि टॉप पर उसका वेट कर रहे थे, और फिर उनसे आगे उसके पेरेंट्स। और यहाँ इन सभी को क्रॉस करने के बाद जूकिंग अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, यानी कि अपने असली कपड़ों में अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए टॉप पे पहुंच जाता है, जहाँ पे जो एल्डर ली थे जिन्होंने की सबसे पहले यहाँ पे जूकिंग को देखा था, वो यहाँ पे उसका स्वागत करते हैं और कहने लगते हैं कि फेलो दाओइस्ट कांग्रेचुलेशन। अब यहाँ पे क्योंकि वो भी लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे है, तो वो जूकिंग को अब स्टूडेंट नहीं कहते। जिसके बाद वो गेट ओपन करते हुए कहने लगते हैं कि अंदर चलो, क्योंकि जो थर्ड एल्डर है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जूकिंग यहाँ पे अंदर कदम रखता है, उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा था, लेकिन मुड़कर एक बार वो अपने पीछे अपने लोगों को देखता है, जहाँ से अपने पेरेंट्स, मास्टर, मिस्टर ले और सभी लोग नजर आते हैं, लेकिन जूकिंग इन्हें फेयरवेल कहते हुए मनी मन आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे जूकिंग सीधा थर्ड एल्डर का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि 7th पीक की काफी खूबसूरत जगह पे मौजूद था, जहाँ पे हम देख पाते कि यार थर्ड एल्डर तो मतलब काफी सही इंसान है, और मुझे ना अब तक ये दूंगा मैं जितने भी मैंने सीन देखे सबसे ज्यादा मतलब आंखों को ठंडक देने वाली कोई चीज थी ना, वो थी ये ग्रीनरी। जरा देखो, वो यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा था और पौधों में पानी डाल रहा था। जूकिंग उन्हें रिस्पेक्ट देता है, वो जूकिंग को देख कर ही पहचान रहे थे कि इसने अपने 2 धर्म एप्रेशर्स को ओपन किया है एक साथ, जिसके लिए वो जूकिंग की तारीफ भी करते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास वो स्पिरिट बीनीथ लैम्प भी मौजूद है, तो बताओ इसका तुम क्या करोगे। जिसपे वो मुद्दे पे आता है और कहने लगता है कि बेच दूंगा। ये सुनकर वो भी सरप्राइज था, कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जितना जल्दी हो सके इसे बेच देना चाहिए, इससे पहले कि कोई और इसका पता लगा ले और तुमसे इसे छीन ले। साथ ही यहाँ पे जूकिंग को बताया जाता है कि अब से वो होमिसाइड डिपार्टमेंट का कोई वाइस कैप्टन नहीं रहा, बल्कि वो तो डिप्टी डायरेक्टर बन चुका है। साथ ही उसे 3 जेट स्लिप्स भी दिए जाते हैं, जिसके अंदर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के कुछ काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मौजूद है। जूकिंग इन्हें अपने पास रख लेता है।
कुछ तिलिस्मान, कुछ नए कपड़े और कुछ पिल्स भी उसे दिए जाते हैं और ज़ूकिंग इन्हें चेंज करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ एल्डर बताने लगते हैं कि ये जो पर्पल रोब है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स की नजरों में तुम आम कल्टीवेटर्स डाइटीज से कई गुना ज्यादा इज्जतदार हो। अब ज़ूकिंग यहाँ उसकी फिटिंग चेक करने के बाद सीधा इसे अपने साथ ले जाने लगता है और यहाँ पे थर्ड एल्डर उसे कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगते हैं कि अब तुम 7th पी के 149वें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर बन चुके हो। अब तभी यहाँ पे दूसरे एल्डर बताने लगते हैं कि अब से तुम्हें 5700 स्प्लिट स्टोन हर महीने मिला करेंगी। साथ ही ज़ूकिंग को अपनी एक खुद की कल्टीवेशन की भी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे न सिर्फ हॉट स्प्रिंग्स बल्कि स्पिरिचुअल वेन्स है, बल्कि यहाँ पर काफी सारे नेचुरल ट्रेजर्स भी मौजूद हैं। बस उन्हें सही जगह पर ढूंढना होगा। अब यहाँ पे एल्डर बताने लगते हैं कि अब तुम क्योंकि एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के कल्टीवेटर बन चुके हो, तो तुम्हारे पास 4 बहुत ही पावरफुल राइट्स हैं, जिनमें से एक कि तुम्हें खुद सेक्ट प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड, तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम खुद के एक पोर्ट को शुरू कर सकते हो। अब तभी वो ज़ूलू से मिलता है, जहाँ पे ज़ूलू उसे कांग्रेचुलेट करती है और ज़ूलू को भी वो बता देता है कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं न्यू पोर्ट के बारे में प्लान करने के लिए। 3 महीने बाद मैं तुमसे सुनूंगा कि आखिर तुमने क्या प्लान किया है। तीसरा राइट ये कि वो अपने नाम पर 2 रिटेनर्स को रजिस्टर कर सकता है, जो कि इसके लिए काम करेंगे। इवन कि उन लोगों को ना तुम्हारे साथ मेन सिटी में फ्री में रहने को भी दिया जाएगा। यहाँ पे ज़ूकिंग उनमें से एक टोकन को ना ज़ूलू को दे देता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता होगा कि इसे कैसे यूज करना है। ज़ूलू काफी ज्यादा इमोशनल थी। और चौथा राइट ये कि अगर माउंटेन के नीचे कोई भी उसे प्रोवोक करने की कोशिश करता है ना, तो वो उन्हें निपटा सकता है, लेकिन बदले में 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स को उसे ऐसा पेनल्टी के तौर पे देना होगा। और दूसरी बार अगर वो वापस ये क्राइम करता है तो ये अमाउंट डबल होगा। तभी यहाँ पे ज़ूकिंग को ना जो दिंग शाओ है उसका कॉल आता है, वो उसे कांग्रेचुलेट भी करता है और इन्फॉर्म करता है कि कल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स का ना एक छोटा सा गैदरिंग है, जिसमें तुम्हें आना है। अब ज़ूकिंग को ये मैसेज मिल जाता है। वो मन में सोचता है कि क्या ये मुझे जानता है कि मैं हूँ कौन। तभी यह ज़ूकिंग फाइनली उस गैदरिंग में पहुंच जाता है, जहाँ पर भाई इतनी ज्यादा जोरों शोरों से तैयारियां की गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी महल में आ चुका हो। ज़ूकिंग अंदर जाता है, जहाँ पे नाच गाना खाना पीना सब कुछ हो रहा था और यहाँ पे सभी लोग जो दिंग शाओ है उसकी तारीफें कर रहे थे कि यार वो कितना ज्यादा जनरस है, कितना ज्यादा ताकतवर है, कितना कमाल का है। लेकिन यहाँ पे ज़ूकिंग को देखते साथ ही जो दिंग शाओ है वो तो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी देता है और उसे कहने लगता है कि अरे जूनियर ब्रदर तुम फाइनली आ ही गए। यहाँ पे ज़ूकिंग को उम्मीद नहीं थी कि वो उसके साथ ऐसे पेश आएगा, लेकिन वो उसे देखकर कहने लगता है कि तुम्हें पता है जब मैंने मेरफोर्क आइलैंड में तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी देखकर मैंने तुम्हें देखते साथ ही पता लगा लिया था कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो नहीं। कहते हुए वो ज़ूकिंग को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले जाता है और कहने लगता है कि सच में आज तुमने यहाँ पर आकर साबित कर दिया कि मैं गलत नहीं था। अब सभी लोग यहाँ पे ज़ूकिंग की तारीफ करते हैं, जिसके बाद ये लोग खाने पीने के लिए बैठते हैं कि तभी दिंग शाओ को एक मैसेज आता है और उसका बंदा कहने लगता है कि असल में जो ज़ाओ किंग पेंग है ना, वो नीचे वेट कर रहा है आपसे मिलने के लिए। अब यहाँ पे वो अपने रिटर्नर को कुछ खास जवाब नहीं देता और यहाँ से भेज देता है। अब ज़ूकिंग कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर एक बात बताओ, जो ज़ाओ किंग पेंग है क्या वो वाकई में आपके साथ माउंटेन में जाएगा? जिसपे वो कहने लगता है कि जिनके अंदर दम होता है वो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी तरफ ज़ाओ किंग पेंग वो तो ऑलरेडी जो दिंग शाओ है उसके लिए हर एक चीज करता है और फिर उसके रिटर्नर से कहता है कि क्या ये चीजें पसंद आई? जिस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल उन्हें पसंद आई है। तो यहाँ पे जो किंग पेंग से सवाल करता है कि तो बताओ आखिर उन्होंने क्या सोचा है, क्या वो मुझे अपने रिटर्नर के रूप में लेंगे? जिसपे दिंग शाओ का रिटर्नर बताने लगता है कि असल में तुम समझ नहीं रहे हो, वो तुम्हारी हमेशा तारीफ करते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो, तुम स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि जो रिटर्नर के स्लॉट्स है वो लिमिटेड है। तो तुम समझ रहे हो ना कि अगर तुम्हें ये दूसरी जगह चाहिए तो इसके लिए तुमने अभी तक इनफ नहीं किया है। और फिर वो उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर जो किंग पेंग है वो कहने लगता है कि ये तो सरासर पागलपन है, आखिर ये कैसे कर सकता हूँ मैं। ज़ूकिंग को दूसरी तरफ जो दिंग शाओ है वो कहने लगता है कि तुम जानते हो ना, अगर तुम्हें कल्टीवेशन रास्ते में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे और इसके लिए तुम्हें लगातार अपने हायर अप्स को खुश करते रहना पड़ता है। तुम्हें ट्रेजर्स और बाकी सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ती है ताकि वो भी तुम पे मेहरबान रहे। यहाँ पे ज़ूकिंग समझ आता है कि बेसिकली दिंग शाओ है वो यहाँ पर ज़ाओ किंग पेंग का यूज कर रहा है, उसके जरिए से वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है और अपने फायदे के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, अपने कनेक्शंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हायर अप्स को वो एज अ गिफ्ट के तौर पे देता है। मतलब बस बेचारे को तब से यूज किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ यहाँ पे जो रिटेनर था ना दिंग शाओ का, वो यहाँ पे किंग पेंग से कहने लगता है कि असल में जो हमारे मास्टर है ना वो सबसे ज्यादा लॉयल्टी को पसंद करते हैं। अगर तुम थोड़ा केयरफुल रहो तो तुमसे जो कहा गया है तुम वो कर सकते हो और उसे तो कभी इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। ज़ूकिंग अपने केव में शिफ्ट हो जाता है और बार बार वो सोचे जा रहा था कि ये जो साइकिल है ना, लोग कमजोरों का फायदा उठाकर बड़ों को खुश करते हैं, इसे तो तोड़ना ही होगा और क्या वाकई में उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे ज़ूकिंग अपना जो सारा काम काज है एज अ डिप्टी डायरेक्टर बनकर वो सारी चीजें संभालता है, सभी लोगों से इज्जत देते हैं। और ज़ूकिंग को एक चीज तो साफ नजर आती है कि माउंटेन के नीचे जो लोग हैं इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदतर है और जो लोग माउंटेन के ऊपर है इनकी जिंदगी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये लोग ऐश करते हैं, मसाई करते हैं, दिन रात पीते रहते हैं। तो ज़ूकिंग को समझ नहीं आ रहा कि इस सब जगह में वो कहाँ पे फिट हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन आता है जब ज़ूकिंग को फाइनली समझ आ जाता है कि वो ऐसे वर्ल्ड से बिलोंग करता ही नहीं है, ऐसे लोगों से बिलोंग करता ही नहीं है जो कि चकाचौंध की जिंदगी जीते हैं। उसे समझ आ चुका है कि उसे क्या करना है। तभी सीन शिफ्ट होता है और 7th पीक का जो होमिसाइड डिपार्टमेंट का जो माउंटेन के नीचे वाला बेस है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली ज़िमई आ जाती है। उसे गार्ड रोकने की कोशिश करता है लेकिन
लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे सीनियर ब्रदर से कुछ काम है। अब ली जी मई को देखते साथ ही जू किंग पहचान जाता है। अब जी मई उसे देखते साथ ही बता देती है कि जो जाओ किंग पेंग है उसकी जान खतरे में है। अब ये सुनकर जू किंग भी थोड़ा हैरान था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम जाओ किंग पेंग को देख पाते हैं जिसके साथ तो वही लेडी भी थी और ये दोनों यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे क्योंकि यहाँ पर किसी काम के लिए किंग पेंग आया था और ये लोग इसे बहुत बुरी तरीके से मसल रहे थे। उससे ये लोग पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर तुमने ये सब किसके कहने पे किया, लेकिन किंग पेंग अपना मुंह नहीं खोल पाता। तभी यहाँ पे जू किंग दरवाजा तोड़ते हुए के सामने आ जाता है। उसके आसपास थंडर एनर्जी खड़क रही थी और भाई आंखों में फुल किलिंग इंटेंट। उसे देखते साथ ही सबकी बोलती बंद हो जाती है। वो किंग पेंग को उठाता है। अब तभी यहाँ पे ये जो बंदा था ना ये उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि हमारा बॉस कौन है। बस फिर क्या, जू किंग उसकी तरफ देखता है। यहाँ जू किंग की एक नजर ही ना इस बंदे की हड्डी पसली एक करके रख देती है। लिटरली यहाँ पे उसकी उंगलियां पसलियां सब कुछ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। दर्द के मारे वो छटपटाता है और जू किंग इसे यहाँ पे ऐसी हालत में छोड़कर बाकी दोनों को अपने साथ लेके चला जाता है। अब यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जू किंग और बाकी सब मौजूद थे। अब जाओ किंग पेंग यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल एक्ट कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन जू किंग जानता है कि ये कुछ तो छिपा रहा है। अब जू किंग के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचने के लिए ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे जो जू किंग है वो उससे कहने लगता है कि अगर मुझे जी मैंने इन्फॉर्म नहीं किया होता ना और सही वक्त पर हम वहाँ नहीं पहुँचते तो आज नतीजा कुछ और निकलता। तो अब मुझे ये बताओ और सच सच बताओ, क्या तुम डेंग शाओही के लिए उसके गंदे कामों को अंजाम दे रहे थे। यहाँ पे जू किंग के सवाल सुनकर ना जू किंग पेंग की बोलती बंद हो जाती है। वो यहाँ पे किस मुंह से कहता कि हाँ मेरे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, जबकि जू किंग तो उसके साथ फेलो कल्टीवेटर था पर आज वो अपने दम पर कहाँ तक पहुँच पाया है। यहाँ पे जी मई कहने लगती है कि आपको तो बहुत ज्यादा जख्में भी लगी है, जिस पर वो कहने लगता है कि ये चोट कुछ भी नहीं है और तुम लोग इतना इशू मत बनाओ, कुछ नहीं हुआ है। ये कहते हुए वो पीने की कोशिश करता है। उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी तो जू किंग उससे बोतल छीन लेता है और तभी वो कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम भी मुझ पर हंसना चाहते हो, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। जिस पे वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। अब किंग पेंग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो सारी बात उगल के रख देता है कि उसने रिटेनर की पोजीशन को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एट द एंड देखो उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे वो बस एट द एंड इतना ही कहता है कि हम जैसे जो ऑर्डिनरी पर्सन है ना इनकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, ना अच्छी और ना बुरी। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है। जू किंग उसे अपना रिटेनर टोकन देने लगता है। कहता है कि मेरे पास एक बचा हुआ है, जिस पर वो कहता है कि इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि बिना ताकत के इस चीज को हासिल करना हम दोनों के लिए बर्डन होगा। और जरा खुद को देखो, तुमने कितनी प्रोग्रेस कर लिया। तुम सिर्फ 15 साल के हो लेकिन ऑलरेडी तुम मेरे सामने पर्पल रोग में हो और तुम जैसा इंसान कभी भी हमारी जैसी कंडीशन को नहीं समझ सकता। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाता है और सभी लोग भी चले जाते हैं। अब जू किंग सोचने लगता है कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस सवाल का जवाब लेने के लिए निकल पड़ता है डेंग शाओही की तरफ, जो कि यहाँ पर पटाखे फोड़ रहा था अपने रिटेनर्स के साथ। तभी वो जू किंग को कॉल लगाकर उसे इन्वाइट करता है, लेकिन जू किंग कहने लगता है कि जो जाओ किंग पेंग है ना तुम्हारी मेहरबानी से वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, तुम्हारे डर्टी कामों को वो अंजाम जो दे रहा था। ये सुनकर उसकी सड़क जाती है और वो कहने लगता है कि देखो मैं प्यार से कह रहा हूँ अपनी जुबान को जरा लगाम दो, भूलो मत कि मैं कौन हूँ। जिस पे जू किंग कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने तो खुद उससे वादा किया था ना कि तुम उसे रिटेनर का स्लॉट दोगे। इसमें वो कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैंने उससे कहा था कि अगर तुम साबित कर पाते हो खुद को तो शायद मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं कि वो माउंटेन के टॉप पर जा सके मेरे साथ। तो ये होगा कि तुम ये सब छोड़कर हमारे साथ ये जो लैंटर्न फेस्टिवल है इसे ज्वाइन कर लो। वैसे भी उस जैसे मामूली से ट्रैश के लिए हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जू किंग ये सुनते साथ ही ना उसके मुंह पे कॉल रख देता है। अब यहाँ पे डेंग शाओही जैसे ये देखता है तो वो कहने लगता है कि इसे क्या लगता है कि मैं इसके साथ दोस्ती करने के लिए मर रहा हूँ, अगर नहीं आना है तो मत आओ। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है जू किंग उसके सामने खड़ा था और इसे देखकर वो कहता है कि अच्छा तो तुम फाइनली आ ही गए, मुझे पता था तुम मजाक कर रहे हो। यहाँ पे जू किंग जाता है, उसके सामने एक छोटा सा पॉट पड़ा था उठाता है और जाके सीधा इसके मुंह पे ना घुमा के लगाता है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान थे और तभी यहाँ पे जू किंग से वो सवाल करता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जू किंग यहाँ पे गुस्से से जाने लगता है। वो समझ आता है कि जू किंग को इस चीज बुरी लगी है। वो कहने लगता है कि तुम भी अच्छे से जानते हो कि माउंटेन रूल्स आखिर किस हिसाब से काम करते हैं, तो होश में आओ। जू किंग जाते हुए कहता है कि होश में तुम्हें आना चाहिए। यहाँ पे तभी सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर ये सब बदला ले क्यों नहीं रहा। तभी एक बंदा कहने लगता है कि ये भी तो माउंटेन के नीचे से आया है ना, इसके पास कोई पावरफुल फैमिली थोड़ी है जो उसे बैकअप देगी, इसीलिए जो सीनियर ब्रदर डेंग शाओही है वो उससे पंगा नहीं ले रहा। यहाँ पे जू किंग को जो इतना बड़ा मेंशन मिला था ना वो उसे गिव अप कर देता है। वो यहाँ पे रहना नहीं चाहता। तो यहाँ पे पैट्रियार्क से पूछने लगता है कि एक बात बताइए मास्टर, आखिर यहाँ पे कमी क्या है। जिस पर वो कहता है कि ये मेरे लायक नहीं। वही दूसरी तरफ शाओही को जो किंग पेंग है वो कुछ पैसे देता है और कहने लगता है कि आज से तुम आजाद हो, तुम्हारे जितने भी कर्जे हैं इससे तुम उन्हें निपटा दो और फिर आज के बाद तुम हमेशा के लिए आजाद हो, तुम्हें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही दूसरी तरफ जू किंग लैंटर्न फेस्टिवल को देख रहा था, मन में काफी सारे सवाल थे और यहाँ पे जो पैट्रियार्क है उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर इस माउंटेन में कमी क्या है। जिस पे वो कहने लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही कंफर्टिंग है, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, मेरे टाइप की जगह नहीं है ये। तभी यहाँ पे जू किंग वहाँ से जंप करते हुए अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाता है क्योंकि इसे ये ऑर्डिनरी जिंदगी सूट करती है। वहीं दूसरी तरफ जो 7 पीक मास्टर है उनके पास 3rd एल्डर आ जाते हैं और जू किंग के बारे में बता देते हैं कि वो बच्चा माउंटेन का पर्सन बनना नहीं चाहता। इस सुनकर इवन की पीक
मास्टर भी खुद भी बहुत ज्यादा हैरान थे। जिसके बाद सूविंग सीधा उसी रेस्टोरेंट के पास चला जाता है जहाँ पर वो अक्सर खाना खाया करता था और यहाँ पर मास्टर वही को याद करते हुए कहने लगता है कि मैंने फाइनली कितने टाइम बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू कर लिया। यहाँ पे सूविंग ना अपने पुरानी जिंदगी में आकर काफी ज्यादा खुश था। अब गाइस यहाँ से जो उसके आगे की कल्टीवेशन पैथ और जो उसकी आगे की स्टोरी है ना वो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है और जिसमें कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस अगर तुम्हें नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो जल्दी चाहिए तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।